बढ़िया बात कही है किसी ने, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बिज तक का खास शो स्टार्टअप के सिकंदर और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। आज हमारे खास शो में हम आपको ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने काम पर फोकस किया और बेहद ही कम समय में अपने एक्शन के दम पर एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट B2B ई कॉमर्स कंपनी की शुरुआत की। तो देर किस बात की है, स्वागत करते हैं यूनिकॉर्न कंपनी मोगलिक्स के फाउंडर और CEO राहुल गर्ग जी का। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे क्योंकि आप आपकी कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी है, यानी कि $1 बिलियन, और ये बहुत ही आसान बात नहीं है किसी कंपनी को एक यूनिकॉर्न कंपनी बनना, लेकिन आपने उस ऊंचाई पर पहुंचने में बहुत ही कम वक्त लगाया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे मोगलिक्स के बारे में, तो कैसे शुरुआत हुई और क्या कुछ ये प्लेटफॉर्म काम करता है वो हम जानना चाहेंगे। तो मोगलिक्स एक B2B कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। हम मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, चाहे आप सोचें स्टील कंपनी, ऑटोमोटिव कंपनी, केमिकल कंपनी, हम उनके साथ काम करते हैं। और जैसे कि आप आज के टाइम कंज्यूमर कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, कपड़े हों, अलग अलग चीज़ें, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने होते हैं और वो एक तरीके से मोगलिक्स को यूज़ कर सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए। तो हम लगभग 10 लाख प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि ये सारी कंपनीज़ अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, चाहे वो मशीनरी चलाने के लिए, चाहे अपने मेंटेनेंस के लिए, टूल रूम के लिए, अलग अलग जगह वो प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है जी। तो हम एक तरीके से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ये सारे प्रोडक्ट्स को बाई करने का इन सेक्टर्स के लिए जी। B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, ये किस तरीके से काम करता है और आपकी कंपनी मोगलिक्स कैसे बाकी सारे प्लेटफॉर्म से अलग है। तो देखिए, हम जैसे कि मैंने बताया कि हम 10 लाख के आसपास प्रोडक्ट करते हैं। हम लोग लगभग आज के टाइम देखें तो इंडिया में 40 इंडस्ट्रियल हब्स हैं, चाहे वो एक तरफ से बद्दी हो गए, चाहे वो अहमदाबाद हो गए, चाहे वो पुणे हो गए, चाहे मानेसर हो गए। ये अलग अलग इंडस्ट्रियल हब हैं इंडिया में। हर एक स्टेट में कम से कम 4-5 हब होते हैं ऐसे। तो हमने वहाँ पे अपने वेयर हाउसेस खोल रखे हैं, हम अपने वहाँ पे पूरा लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन बना रखा है हमने। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इस लोकेशन में होती है, उसको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वो हमारे से ऑर्डर करता है और हम फिर इंश्योर करते हैं कि वो प्रोडक्ट उसको टाइम से मिले और उसके फैक्ट्री पे पहुँचे। एंड वो अपनी सारी दिक्कतें, चाहे वो GST फाइलिंग से लेके उसको जानना है कि सही टाइम पे पहुँच रहा है, मेरा प्लांट तो नहीं रुक जाएगा, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं ऑन ग्राउंड पे। हमारे तरीके का अगर मैं देखूं तो मोगलिक्स का जो अल्टरनेट होगा आज के टाइम, वो बेसिकली ऑफलाइन दुनिया है, जहाँ पे कि अलग अलग छोटे छोटे जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, डीलर हो सकता है। उनमें से कई सारे अब हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी काम करते हैं, जिनके पास या तो डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी या उनके पास उतना कैपिटल नहीं था कि मैं कैसे ज़्यादा इन्वेंट्री रख सकूँ या कस्टमर को क्रेडिट दे सकूँ। तो वो सारे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं आज के टाइम। और इस हिसाब से आज के टाइम हमारा जो ट्रू अल्टरनेटिव है वो ऑफलाइन है जी, जिसमें कि आपको कॉम्पिटिटर या वैसे आपके सेगमेंट में। तो मेरे हिसाब से कंपटीशन बड़ा लूज टर्म है, बिकॉज आई थिंक हमें ये सोचना चाहिए एक बिजनेस को एक ज़रूरत है, एक कंज्यूमर को एक ज़रूरत है, वो कैसे पूरी हो रही है, चाहे वो ऑफलाइन से पूरी हो रही है, चाहे ऑनलाइन से पूरी हो रही है ना। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो आज के टाइम 99% मार्केट ऑफलाइन है। हम एक छोटा 1% में है, तो ये कहना कि हमारा कंपटीशन नहीं है, हम तो बहुत छोटे से पोर्शन में प्ले कर रहे हैं, तो वो सही नहीं होगा। बट आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो कि पहले उस बंदे को फ़ोन कॉल करनी पड़ती थी, वो बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर वो उसके बाद शायद डिजिटल कैटलॉग नहीं होगी, फिर वो कहेगा कि मैं अभी लड़का नहीं है, आपको डिलीवर नहीं कर सकता हूँ। जो ये दिक्कतें होती हैं एक क्लासिकल ऑफलाइन वर्ल्ड में, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन इंफ्रा से जी। 2015 में आपकी कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट B2B ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। इतने कम वक्त में आपने एक लंबा सफ़र तय किया है और वो एक ऊंचाई जो होती है वो आपने हासिल की है। क्या आपको पहले से इसको लेकर आप कॉन्फिडेंट थे कि आपको ये मुकाम ज़रूर हासिल होगा, या इस दौरान क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए? देखिए, मेरे को लगता है कि कई बार हमें लगता है कि सब कुछ आपको पता है और आप
फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। देखिए एज ए एंटरप्रेन्योर अगर कोई आपको आके बताए मुझे पता था कि मैं 5 साल में यहाँ पहुँच जाऊँगा, तो वो शायद सही नहीं होगा। जब हमने चालू किया था हमने सिंपल सी बात सोची थी कि अगर एक कंज्यूमर को ये सुविधा उपलब्ध होती है कि वो प्रोडक्ट घर पे ला सकता है, चाहे ग्रोसरी आज के टाइम खाना हो, सारे प्रोडक्ट, एंड उससे इंडिया बदल रहा है, इंडिया में अर्बनाइजेशन बदल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे कोर इकोनॉमी का लगभग 20 से 25% जीडीपी का पार्ट होता है, तो उसमें एक जो बायर है उसको ऑफलाइन खरीदने में क्या दिक्कतें होती हैं, और अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू जनरेट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से हमारी शुरुआत ये थी कि एक अच्छा बड़ा सेक्टर है, हमें लगता है कि हम उसमें उस सेक्टर को चेंज कर सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, उसको हम जैसे जैसे हम मॉडर्न इंडिया बनाएंगे उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी तो शुरुआत वैसे हुई थी, एंड कई सारे ऐसे चेंजेस हुए, चाहे जीएसटी चेंज हुआ, चाहे डीमोनेटाइजेशन चेंज हुआ, चाहे आज के टाइम कोविड से भी एक्सेलरेशन हुआ है। तो ये सारे तो आप कह सकते हो कि एक एंटरप्रेन्योर का लक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि जीएसटी कब होगा, डिमोनेटाइजेशन कब होगा, या कोविड आएगा तो उससे ऑनलाइन की पेनिट्रेशन बढ़ेगी। तो आई थिंक सब चीज़ों को मिला के आपका आउटकम पे आप पहुंचते हो। जी, इसका मतलब है कि आप सही समय पर सही जगह पर थे और आपने सही प्रॉब्लम एरिया को एड्रेस किया, इसके कारण ही इतनी जल्दी आप इस मुकाम पर पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक आइडिया और स्पेस का एक टाइम भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। अगर वो वैल्यू भी है तो भी टाइम इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जब फ्लिपकार्ट बना या कोई, तो आज से 20 साल पहले भी लोगों ने कोशिश की है बट नहीं सक्सेसफुल हुई हैं। तो टाइमिंग भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है हर एक बिजनेस के लिए सक्सीड करने के लिए। अभी तो हमने बात की आपकी कंपनी के बारे में, साथ ही देखा कि 2015 से लेकर 2023 तक किस तरीके से आप अब तक शुरुआत से लेकर यूनिकॉर्न कंपनी बनने तक आपका सफ़र कैसा रहा। अब हमारे व्यूअर्स ज़रूर जानना चाहेंगे कि राहुल जी कौन है और आपके शुरुआती दिन कैसे थे, आपके ग्रोइंग अप डेज के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मैं फरीदाबाद में पला बड़ा। मैंने 12th अपना फरीदाबाद से किया और उसके बाद आईआईटी कानपुर में मैंने इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद लगभग 15 साल का करियर रहा जिसमें कि अलग अलग कंपनी, सेमीकंडक्टर में, लास्ट मैंने गूगल में काम किया 5 साल एशिया में। तो मेरे को लगता है कि जो चीज़ें आप ग्रोइंग अप सीखते हो कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, तो आईआईटी के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अगर मैं दूसरी चीज़ देखूं कि मेरा जो फैमिली सेटअप था वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कोर था, तो हम हमेशा बात करते थे कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या चीज़ चाइना ठीक कर रहा है, क्या बाकी कंट्री ठीक कर रही हैं, हम अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें। तो आई थिंक जब मैं वापस आके मोगलिक्स चालू किया तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ग्रोइंग अप ईयर्स में भी ये एक माइंड में था कि हम अपनी कंट्री में ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे होता है आप एक सेक्टर से जुड़े होते हैं, आप उसका सेक्टर के प्रति आपका होता है कि मेरे को इस सेक्टर में कुछ करना है, और हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये लंबा सफ़र होने वाला है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब ये लंबा सफ़र है। अगर आपको उस सेक्टर में काम करना पसंद नहीं है तो आप उसमें उतने साल काम नहीं कर सकते। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मोगलिक्स का जन्म में वो जो मेरी पूरी जर्नी है उसका भी कहीं ना कहीं रोल रहता है कि आपने क्यों सेक्टर चूज़ किया और फिर आप इसमें क्यों काम करना आपको डेली। 8 साल बाद भी हमें लगता है कि अभी तो मतलब लाइक कि हम जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो वो आपका एक्साइटमेंट और मोटिवेशन रहना चाहिए। जी, आईआईटी कानपुर, उसके बाद फिर आईएसबी और अब हार्वर्ड, ये जो सफ़र रहा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। बहुत कुछ आपने सीखा होगा इस दौरान। हमारे व्यूअर्स उस लर्निंग को ज़रूर जानना चाहेंगे और उसके की पॉइंट्स अगर उन्हें मिल जाएंगे तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। देखिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक काफ़ी लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं इसके बारे में कि एजुकेशन और आप एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है, एजुकेशन में आप क्या सीखते हो, एक्सपीरियंस में आप क्या सीखते हो। मेरा जनरली मानना है कि एक्चुअली एजुकेशन आपको एक सोचने का तरीका देता है जी, और उसको एक्सपीरियंस में और रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है। तो जो लोग एजुकेशन को अच्छा नहीं मानते या कम मानते हैं, एक्सपीरियंस को ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। और मेरे को लगता है कि मैंने एजुकेशन को इस तरीके से सोचा है कि वो जब मेरे को सोचने का तरीका देता है मैं उसे डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करूँ, कैसे चेंज भी करूँ। सारी चीज़ें सेम तरीके से अप्लाई नहीं होती हैं।
तो इसलिए मैं हर 10 साल में वापस कॉलेज गया हूँ। 10 साल 9 से 10 साल मेरे को इंजीनियरिंग के बाद हुए थे, मैं बिज़नेस स्कूल गया और पिछले साल से फिर से मैंने पढ़ाई चालू की। मैंने कहा कि अब मेरे को कोई नई चीज़ सीखनी है और एक डिफरेंट पीपल और एनवायरनमेंट में सीखनी है, क्योंकि आप अगर एनवायरनमेंट भी चेंज करते हो तो आपको अलग तरीके के लोग मिलते हैं जिनसे आपको सीखने का अलग तरीके का मौका मिलता है। तो आई थिंक तीनों कॉलेजेस में अगर मैं देखूँ तो जिस तरीके के पीयर सेट है, जिस तरह के लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिस तरह की डाइवर्सिटी ऑफ लोगों के साथ आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको उसमें सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। तो आई थिंक और मेरे को लगता है हो सकता है 10 साल बाद जाके मैं दोबारा फिर से कुछ पढ़ूँ, तो दिस इज़ नॉट अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये लास्ट पढ़ाई है, तो ऐसा लास्ट मेरे को लगता है कि डेफिनेशन भी शायद गलत होगा। बिल्कुल, जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़िंदगी भर की होती है, वो हमेशा हम कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो एकेडमिकली सीखे या आप जैसे बता रहे हैं एक्सपीरियंस उस दौरान भी बहुत सारे आपको मिलते रहते हैं और आप ग्रो करते रहते हैं। यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये आपको जो आइडिया आया मोगलिक शुरुआत करने का, वो कोई ऐसा पॉइंट था या कुछ ऐसे बैक स्टोरी होगी इसके पीछे जो आपने सोचा कि इसकी शुरुआत करते हैं और ये शायद सक्सेसफुल आगे चलकर हो पाएगी? देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि जब आप या तो आप आइडिया से चालू करते हो या आपकी मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मेरे हिसाब से मेरा शुरुआत तो ये था कि 5 साल से मैं सोच रहा था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो आई थिंक मेरी स्टार्टिंग तो वहाँ से होती है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पहले गूगल सिंगापुर में रिज़ाइन करता हूँ और मैं अब सोचना शुरू करता हूँ कि कौन से वाले अलग अलग चीज़ें जो कि मुझे पसंद है और उनमें से फिर मैं कौन से वाली चीज़ को परस्यू करूँगा। मेरे वेंटेज में अगर मैं देखूं तो अलग अलग, जैसे कहते हैं ना, आपको इनपुट्स आते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी लीड्स यू देयर। तो मेरा एक मौका था जब मैं गूगल फॉर बिजनेस में भी काम किया, मेरे को अमेजॉन बिजनेस का भी एक्सपोजर हुआ, मुझे अलीबाबा का भी एक्सपोजर हुआ, कई महीने में चाइना में भी रहा। तो आई थिंक वो आपका कहीं ना कहीं, और बिकॉज क्योंकि मेरा जिस तरह मैं बड़ा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा हुआ था, तो आई थिंक कई सारी चीज़ें इस आइडिया के लिए साथ में आ रही थी। तो मैंने कहा कि यार ये स्पेस मेरे को पिक करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि 10, 20, 30 साल मैं इसको चेंज करने में मोटिवेटेड रहूँगा। क्योंकि देखिए जिस मुकाम पे गूगल में और बाकी कंपनीज में पहुँच गए थे, आपका फाइनेंशियल मोटिवेशन से आप बाहर हो गए थे, तो आपका मोटिवेशन था कि मेरे को तो बदलना है। तो मेरे को याद है कि जब चालू किया तो मैंने कहा मैं अपने लिए 10 साल आगे का अगर गोल बनाता हूँ, तो मैंने गोल बनाया कि हमें कम से कम $100 बिलियन इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को चेंज करना है जी 2030 तक। एंड क्या हम वो कर पाएंगे और उसमें कोई भी योगदान कर पाएंगे? तो जब आप उस गोल से चालू करते हो तो आपको चीज़ें थोड़े से अलग तरीके से देखना आप चालू करते हो। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो अगर आप देखेंगे तो वो आज 8 साल पहले से वो है कि हम 2030 तक ये चेंज करना चाहते हैं और हम उसी की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं जी। लेकिन जब कोई नई चीज़ की शुरुआत करने की सोचता है, अगर और स्पेशली जब हम एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हैं, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग में रहती है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ भी रहा होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं आप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़े हुए थे, आपने गूगल के साथ काम किया, अमेजॉन के साथ काम किया, और उसके बाद फिर आप एज एन एंटरप्रेन्योर बनने की आपने सोची। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे आपने ब्रेक किया? आपको क्यों लगा कि दिस विल बी मोर सक्सेसफुल देन वॉट एवर आई एम डूइंग? देखिए मेरे को लगता है कई बार एंटरप्रेन्योर को ये सोचना कि ये एक तरीके से और एक नौकरी है या और एक टास्क है, वो आप नहीं सोच सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक ये वे ऑफ लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप कितनी भी पोजीशन पे हो। अब जैसे मेरे को लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कोई मेरे से पूछे कि क्या चीज़ है, तो मेरे को लगता है कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपने कस्टमर पे, सप्लायर पे, एम्प्लॉई पे, इन्वेस्टर पे। चाहे आप गूगल पे किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, आपकी शायद वो एक इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हद तक है, बट वो एक इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप एंटरप्रेन्योर हो तो वो इंस्टीट्यूशन आप पे डिफाइन होता है। तो आई थिंक ये काफ़ी अलग इसलिए तरीका है कि ये सोचने का तरीका कि आप एंटरप्रेन्योर बनना है और ये रहना है, ये खाली फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता, बिकॉज ये आप चॉइस कर रहे हो कि आप हाउ डू यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड एंड हाउ डू यू वांट टू लिव योर लाइफ। तो मेरे ख्याल से वो तो दिमाग में कई टाइम से था। उसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं मैं ये नहीं कहूँगा कि पता थे, बट था कि ये करना है। तो फिर एक पॉइंट आया कि फिर कहा कि अब ये करना ही है, तो जाके करते हैं।
जी, यू फेल्ट रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आपको लगता था कि आप अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं तो वो आप जो भी प्रॉब्लम एरिया है उसको सॉल्व भी करेंगे और आप पे जितने लोग डिपेंडेंट होंगे, जो भी आपके साथ काम करेंगे, उनको आप साथ में लेकर आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोविड के दौरान जो भी बिजनेस सेक्टर में थे, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम्स भी झेला, काफ़ी सारी मुश्किलें आई होंगी और सेम आपके साथ भी हुआ होगा। उस दौरान क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या कुछ लर्निंग्स रही और उससे आप कैसे बाहर निकल कर आए? तो अगर आई थिंक देखें तो कोविड 2-3 अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे। जैसे जब वेव 1 हुआ तो आई थिंक हमारे कस्टमर 2 महीने तक प्लांट नहीं चला पाए थे। तो बेसिकली आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं चल रहा है, मतलब कई सेक्टर में नहीं चल रहा था, ऑटोमोटिव में नहीं चल रहा था, चलो स्टील प्लांट चल रहे थे, फार्मास्यूटिकल चल रहा था, केमिकल प्रोसेस प्लांट चल रहे थे, तो आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि आप सप्लाई चेन कैसे चलाओगे, आपकी टीम कैसे मोटिवेटेड रहेगी। अच्छा, खाली फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रीज़न भी नहीं है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोगों का वेलबींग आप कैसे टेक केयर करोगे, अपने टीम का, अपने कस्टमर का, अपने सप्लायर का। कई ऐसे सप्लायर हैं जो कि अपना वो गोडाउन ही नहीं खोल पाते थे, तो वो कहते थे कि हमारा तो ज़ीरो हो गया है। तो हमारे वेयर हाउसेज अपार्ट फ्रॉम एक वीक जब कि बिल्कुल एब्सोल्यूट लॉकडाउन था, कभी बंद नहीं हुआ, तो उनको हमने सुविधा प्रोवाइड की, अगर आप 1 घंटा आके खोलोगे स्पेशल पास के थ्रू, तो उसमें भी हम आपका सप्लाई चेन चला लेंगे और हमारा बाकी नेटवर्क चलता रहेगा। तो इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, लेकिन उस टाइम आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक मेरे ख्याल से सारे लोग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। मतलब लाइक सब लोग साथ में आए, सब लोगों ने कहा कि ये मुश्किल को हम साथ में झेलेंगे, हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं, हम सप्लायर के साथ क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे। अगर कुछ लोगों को, सीनियर लीडर को सैलरी कट लेना था, वो भी उस चीज़ में आगे आए बढ़े। तो मेरे को एक लगता है कि एक फंडामेंटल जो मेंटल शिफ्ट हुआ सारे लोगों का, और मेरे को लगता है ये रहेगा अब थोड़े टाइम से, कि अगर आप लोग साथ में हो और ये सारे लोग चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो आप जनरली खाली कंपनी का भला नहीं सोच रहे हो, आप देश का भला सोच रहे हो, सोसाइटी का भला सोच रहे हो और अपने इकोसिस्टम का भला सोच रहे हो। तो आई थिंक वो काफ़ी चेंज ऑफ कल्चर मेरे ख्याल से एक तरीके से वेव 1 में हुआ, और वेव 2 में हमने काफ़ी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेव 1 में हमने काफ़ी, तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी, और जैसे हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, बट मेरे को लगता है कि हमने काफ़ी हद तक हेल्थ इंडस्ट्री को टच किया, इम्पैक्ट किया, जो कि पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं था, ना तो ऑर्गेनाइजेशन को ना मेरे को, कि एक डॉक्टर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, एक नर्स की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, एक वार्ड बॉय की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, एक पुलिस कर्मचारी है जो कि मास्क लगा के जब सारे लोग अंदर हैं वो। तो आई थिंक वो भी काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंसेस थे हमारे लिए, जो कि मेरे को लगता है कि मेरे में एज ए फाउंडर और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम भी एसेंशियल सर्विस है, हमारा भी योगदान है इस लड़ाई में। और हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई भी ये फ्रंटलाइन वर्कर है, अगर हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे, तो वो आगे कैसे जंग लड़ेगा। तो आई थिंक वो जंग का जो डेफिनेशन जो खाली सोल्जर्स पे रहता था, वो पूरा चेंज हो गया पिछले 3 साल में, कि भाई आपको डॉक्टर से भी जब मिलते हो तो आपको एक अलग नज़रिए से देखना है, और आपको ये सारा इकोसिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन लाइफ के लिए। बिल्कुल, कोविड ने ये बहुत बड़ी शिफ्ट ला दी। ऑल्दो हम तब भी रिस्पेक्ट पहले भी करते थे डॉक्टर्स को, लेकिन कोविड के दौरान उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर उनके प्रति जो रिस्पेक्ट था वो और बढ़ गया, और साथ ही जो भी लोग उनसे रिलेटेड सेक्टर्स में जुड़े हुए थे और उनको हेल्प कर रहे थे, बैकअप दे रहे थे, उनको लेकर भी हमारा रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ चुका है। आप भी उनमें से एक रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये फैक्टर तो आपके पूरे टीम के लिए काम कर ही रहा होगा। साथ ही अगर आपके जैसा फाउंडर हो जो खुद काफ़ी मोटिवेटेड रहे, तो टीम भी उतने एफर्ट्स डालती हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ एक मेरा सवाल होगा कि आपके प्लेटफॉर्म के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे जो काफ़ी टॉप रैंकिंग में आते हैं आपके प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो टिपिकली लोग यूज़ करते हैं कि उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए जैसे कि एक मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट देखूंगा तो उसमें कहेगा आईफोन 14 आज बिक रहा है, तो आईफोन 14 हो गया। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 10 से 50 हज़ार प्रोडक्ट साल के हमारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट खरीद सकता है। बट इसमें आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, एमसीबी, बियरिंग,
पावर ट्रांसमिशन के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, आपके टूल्स आ सकते हैं, पावर टूल्स जो चाहिए हो सकते हैं, पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। आज के टाइम हम फैब्रिकेशन भी करते हैं, तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट असॉर्टमेंट पे ज़्यादा काम होता है। और मेन जो हम प्रॉब्लम और दिक्कत सॉल्व करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, कि आपको इतने सारे प्रोडक्ट के लिए अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगे। बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हम करते हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन अगेन ये बहुत ही ब्रॉड लेवल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में भी आपको मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि मेरा आईफोन 14 कोई इक्वलेंट प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ पे भी 10,000 प्रोडक्ट हैं जो कि बिकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि क्या चाहिए कंपनी को किस वक्त। लेकिन ब्रॉडर सेगमेंट्स की बात करें तो कुछ 2-3 आप ब्रॉड सेगमेंट बता सके ताकि हमारे व्यूअर्स उसको समझ सो इलेक्ट्रिकल, टूल्स, पैकेजिंग, फैब्रिकेशन, इस तरह वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं। आज के टाइम सेफ्टी हेलमेट्स हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी शूज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 कैटेगरीज बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बट अगेन ये प्रॉक्सी हैं फॉर द लार्जर। हम लोग 50 कैटेगरी करते हैं ओवरऑल एज ए प्लेटफॉर्म जो कि सर्विस करते हैं। तो सारे जैसे मार्केट की डिमांड है और उन कैटेगरी की डिमांड है, उतनी ही डिमांड हमारे प्लेटफॉर्म पे भी है जी। तो ये विद इन इंडिया है या बाहर भी आप इस पे काम कर रहे हैं? तो आज के टाइम हम इंडिया और यूएई में प्रेजेंट हैं, आई थिंक दोनों मार्केट्स में। और इंडिया हमारा ऑब्वियसली सबसे पुराना और सबसे बड़ा मार्केट है, बट हम धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं जी। तो अगर हम यहाँ पे ही आपसे जानना चाहें कि मोग्लिक्स केयर बात कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर प्लानिंग क्या है और किस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, हमें लगता है जो लास्ट 8 साल में हमने दिक्कतें सॉल्व की हैं, समझी हैं इंडिया में, ये दिक्कतें ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में है, ये कई और ऐसे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से बना नहीं है या ऑफलाइन है जी। अब लेकिन इसको सॉल्व करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, बिकॉज आपको वेयर हाउसेज बनाने पड़ते हैं, आपको टीम अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो ये प्रॉब्लम ग्लोबली एग्जिस्ट करती है, और हम जैसे जैसे एक एक मार्केट एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं और वहाँ पे सक्सेस मिल रही है, तो हमें लगता है कि कम से कम दुनिया के 8 से 10 ऐसे मार्केट होंगे जहाँ पे हम जा सकते हैं और हम काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बना सकते हैं। बट लेकिन अभी इंडिया पे भी फोकस है, तो आई थिंक धीरे धीरे करना पड़ेगा ओवर टाइम जी। चाइना +1 की बात होती है और कहा जा रहा है कि इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 सालों में एकदम लेवल अप कर देगा चाइना को। इसको लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, आई थिंक हम बड़े एक इंटरेस्टिंग टाइम में आई थिंक हमारी जनरेशन देखेगी और हमारे से जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन देखेगी, जहाँ पे कि थोड़ा सा वर्ल्ड रीबैलेंसिंग हो रहा है। एंड आई थिंक इट इज़ रीबैलेंस तीनों तरीके से हो रहा है। पॉलिटिकल रीबैलेंस है, डिफेंस ओरिएंटेड रीबैलेंस है, इकोनॉमिक रीबैलेंस है। और इंडिया, जैसे कि हम बात करते हैं कि 2035 तक इंडिया सबसे लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन होगी, लार्जेस्ट यंग वर्किंग पॉपुलेशन होगी। तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रही है और हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम, डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमने देखा कि हमने जितनी वैक्सीन कंट्री में प्रोड्यूस करके, मतलब लाइक अगर सोचे तो मुश्किल लगता है कि, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में आपने वैक्सीन सीमलेस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी और कोई दिक्कत नहीं हुई, और आपको मतलब ऐसा लगा भी नहीं, मतलब आज से 10 साल पहले अगर आप सोचते तो मतलब लाइक कोई भी ऐसी चीज़ इम्पॉसिबल लगती। तो मतलब अगर ये एग्जांपल्स लें तो इंडिया की वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, डोमेस्टिक मार्केट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट जो हो गया है पॉलिटिकल डिफेंस ओरिएंटेड, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यार ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना हूँ। तो आई थिंक इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हमारे यहाँ पे लोग हैं जो कि इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। उनकी कुछ दिक्कतें हैं, वो सॉल्व होंगी और आगे आगे बढ़ेंगे। मतलब इस हफ्ते में कुछ लोगों से मिला तो हम कह रहे थे कि शायद 2035 तक हम इतने स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि चाइना +1 लोग बात नहीं करेंगे, चाइना + इंडिया प्लस वाला कन्वर्सेशन होगा। एंड आई थिंक अगर हम कोशिश करेंगे तो अगले 10 से 12 साल में हम लोग कंट्री को वहाँ पहुँचा सकते हैं जी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है, लोग अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट होकर कुछ बिजनेस शुरू करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी इस जो प्लान है, जो हम सोच रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा इंडिया, तो उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस मोटिव के साथ बहुत सारे देख रहे होंगे, क्योंकि वो भी कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें भी बिजनेस करना है। तो उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से बता सकें
कि क्या कुछ आपने सीखा और किस तरीके से वो भी आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मेरे को लगता है 2-3 कोर चीज़ें हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक एंटरप्रेन्योर का, कि जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा वे ऑफ लाइफ है। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि ये आप इधर रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लार्ज कंपनी में काम करना कुछ गलत है। अगर आप को एक सेफ्टी नेट में ऑपरेट करना है, हर एक की फैमिली कंडीशंस डिफरेंट होती है, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, तो आपको, लेकिन कि या तो मैं बड़ा खुद बना सकूं और उसके अराउंड टीम बना सकूं और इम्पैक्ट कर सकूं, नहीं तो एक बड़े इंजन में जाके वहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट कर सकूं। लाइक अगर हम सारे लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो आई थिंक इवेंचुअली हम कंट्री में इम्पैक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, जीडीपी को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड इसमें टाइम लगेगा, तो अगर कोई सोचे कि 2 साल में जाके मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो भी नहीं होगा। ये 5 से 10 साल 15 साल लंबी जर्नी है, तो कमिटमेंट भी उतने लंबे होराइजन के लिए करना पड़ेगा। जॉब में आप 2 साल 3 साल में स्विच कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं स्विच कर सकते। जी, आपको क्या लगता है आने वाले समय में किस सेक्टर में आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स की एंट्री ज़्यादा हो पाएगी या उसमें ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स या संभावनाएं हैं? देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया में अभी सारे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सारे सेक्टर्स बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हो, सॉफ्टवेयर हो, मैन्युफैक्चरिंग के मैं ज़्यादा पास में हूँ। मेरे को लगता है कि 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी आगे बढ़ेगी और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बनेंगे और बड़े भी होंगे। तो अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से कि कोई कमी नहीं है, विल की कमी है, सोच की बड़ा सोच, और फिर वो उतने लंबे टाइम तक अगर कमिट करते रहेंगे तो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होंगे। जी, जब कोई बिजनेस करता है, अगर जैसे आपके सेक्टर की ही बात कर रहे हैं, तो जो कस्टमर्स होते हैं उनके फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट करते हैं और साथ ही उसी के ज़रिए आप डेवलप करने के बारे में सोचते हैं। आपको जब मैसेजेस आते हैं या फीडबैक आते हैं आपके कस्टमर से, तो उसको किस तरीके से आप लेते हैं और उस पर कैसे वर्क करते हैं? देखिए, कस्टमर का फीडबैक, क्योंकि फाइनली आपका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो कस्टमर के ओरिएंटेड है ना, तो आपको कस्टमर की बातें सुननी होंगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जितनी भी दिक्कतें होती हैं सप्लाई चेन से लेके अलग अलग प्रोसेस में, आप एक शिखर पर पहुंचना चाहते हो, बट वो डे वन से सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। बट कस्टमर आपको धीरे धीरे वो फीडबैक देता रहता है कि आप वहाँ नहीं पहुँचे हो, आप अभी 50% कर पा रहे हो, आप 60% कर पा रहे हो और 70% कर पा रहे हो। कुछ चीज़ें आपको पता होती है, कुछ चीज़ जब वो आपको बताता है तो आपको पता होता है कि इस चीज़, अगर मैं 4 चीज़ें करनी थी तो ये चीज़ कस्टमर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर मुझे फास्ट एक्शन लेना है। तो मेरे ख्याल से कस्टमर फीडबैक का ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप पहले दिन से परफेक्ट बना नहीं सकते। तो वो फीडबैक के थ्रू ही आपको प्रायोरिटी बनती है कि कौन सी प्रॉब्लम को मैं पहले फिक्स करूं, उसकी तरफ आगे बढ़ूं और कितनी जल्दी आगे बढ़ सकता हूं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन किस तरीके से आप करते हैं और उसमें क्या कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? देखिए, जिस सेक्टर में हम हैं उसमें हम पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर रहे हैं, राइट। तो हमें जाके लोगों को मिलके भी समझाना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनको ये कि डिजिटल से हम कैसे काम कर सकते हैं, हमने आज तक अगर एक तरीके से ऑफलाइन में काम किया है तो कैसे चेंज। तो हमें काफ़ी इवेंजलाइज करना पड़ा है अपने सेक्टर के लिए, आई थिंक, जिससे कि सेक्टर भी ग्रो हुआ है और हमारा पेनिट्रेशन भी बढ़ा है। तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट अगेन, अलग अलग तरीके से आप ट्रेनिंग सिखाना, वैल्यू प्रोपोजिशन अडॉप्ट कराना, उस काम में आप लगे रहते हो और आपको मिलते हैं कुछ लोग। आपको इनिशियली हमें ऐसे मिले थे जिन्हें था कि ये नहीं होगा, कुछ को था कि शायद होगा, कुछ को था कि होगा बट पता नहीं अभी होगा 20 साल बाद होगा। तो सारे तरीके के आपको लोग मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ लोग होते हैं कि चलो हम कोशिश करके देखते हैं। तो जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हो वो आपके थोड़े थोड़े केस स्टडीज़ बनते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हो। तो आई थिंक ये तो एक जर्नी है अभी भी। मतलब आज के टाइम अगर हम देखें और अपने डीमोनेटाइजेशन से देखा है, आज के टाइम किसने सोचा था अगर 2015 में कोई कहता कि हमारा सब्जी वाला और हमारा पेंटर और सारे लोग आज के टाइम वो कहेंगे कि कैश की जगह आप मेरे को पेटीएम कर दो या फ़ोन पे कर दो। तो ये तो एक एवोल्यूशन है। और फिर सडनली हमें लगता है अरे ये तो नॉर्मल है, पहले हम कैश क्यों कैरी करते थे। तो ये तो चेंज होता है, तो और जर्नी का पार्ट है। जी,
और मुझे लगता है कि आप जैसे कह रहे थे कि बहुत लोग डाउट करते थे, उन्हें आज जवाब मिल चुका होगा कि आपने किया भी और बहुत कम वक्त में आपने एक जो माइलस्टोन होता है उसे अचीव कर लिया है। साथ ही ये जो पूरा टाइम फ्रेम रहा होगा, उस दौरान बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपके साथ इंसिडेंट्स भी हुए होंगे, कुछ मज़ेदार भी रहे होंगे। तो कुछ वैसे अगर आपको इंसिडेंट्स याद हो या कुछ ऐसा आपने इनकाउंटर किया हो, किसी कस्टमर का मे बी कोई ऐसा फीडबैक रहा हो जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो सुनने में, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कस्टमर के फीडबैक बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, क्योंकि मेरे को याद है कि एक कस्टमर का ऐसा भी फीडबैक आया था कि अगर मेरा प्रोडक्ट कल तक नहीं पहुंचा एंड कुछ इलेक्ट्रिकल टूल वूल था तो मेरे को मेंटल डिप्रेशन हो जाएगा। तो मतलब एक बहुत अजीब अजीब से आते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता कि हम तो दवाई भी नहीं बेच रहे हैं। तो मतलब लाइक तो इस तरीके से कई लोग अलग अलग तरीके के इनपुट्स भेजते हैं, क्योंकि आपको फिर ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअली में दिक्कत कहाँ है, कि मतलब हाँ हमें मतलब हम करें क्या। तो कई जेन्युइन भी आते हैं कि आपने अगर ये बोला था कि ये इतने टाइम में पहुंचना चाहिए और एक दिन ज़्यादा लग रहा है, तो मेरा और कोई प्रोडक्ट आ रहा था, वो दोनों का उस वजह से मेरे प्लांट में दिक्कत आ रही है। कुछ मतलब जेन्युइन फीडबैक्स भी आते हैं, या फिर कई बार ऐसे आते हैं कि ये प्रोडक्ट आप यहाँ स्टॉक आउट हो गया है, हमें ज़रूरत थी और हम कोई रिमोट टाउन में रहते हैं वगैरह। तो आई थिंक इस तरह अलग अलग कस्टमर फीडबैक आते हैं। आई थिंक जो आपको इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस इसमें गैदर होते हैं। आई थिंक मैं कभी इतना इंडिया ट्रैवल नहीं किया था जितना कि मैं मोगलिक्स में ट्रैवल कर पाया, कि मैं जमशेदपुर भी गया, मैं अलग अलग जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं वहाँ पे ट्रैवल किया हूँ। तो आपको काफ़ी रियल इंडिया से आप टच होते हो कि कैसे वहाँ इकोनॉमी चलती है, कैसे वहाँ लोग सोचते हैं। मेरे को याद है कुछ शहरों में ऐसे गया तो वहाँ पे वो कहते हैं आप इस शहर में तो ये काम करते हैं, लेकिन हमारे शहर में किससे काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हम कहते थे आपके शहर में भी किसी पहले बंदे से तो काम करेंगे, फिर उसके बाद ही दूसरे से करेंगे, लेकिन अगर दूसरे शहर में है तो इस तरीके के आपको काफ़ी जो ऑन ग्राउंड हैं पीपल एक्सपीरियंसेस आते हैं और फीडबैक आते हैं, जो कि आई थिंक आपको एक मेरे को लगता है सोचने का नया तरीका देते हैं, जो कि आपने एटलीस्ट मेरे को लगता है कि मोगलिक से पहले उनमें से कई सारे एक्सपीरियंसेस शायद मेरे पास नहीं थे। जी बिल्कुल। आप एंजल इन्वेस्टर भी हैं, आपने 10 से ज़्यादा कंपनियों में खुद इन्वेस्ट भी किया हुआ है। ऐसे में उन कंपनियों के बारे में बताएं और हम ये समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, मैं ज़्यादा एंजल इन्वेस्टमेंट गूगल के टाइम करता था, अभी भी करता हूँ, बहुत कम करता हूँ क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है। आई थिंक मेरा जनरल बिलीफ है कि अगर अच्छे एंटरप्रेन्योर है उनको प्रोत्साहन कैसा दिया जाए, और अगर मैं उन्हें वैल्यू थोड़ी सी जितने भी अपने एक्सपीरियंसेस से प्रोवाइड कर सकता हूँ तो वो कैसे प्रोवाइड कर सकूँ, राइट। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो सही स्पेस में सही नियत से आगे बढ़ रहा है तो आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं उसको किसी तरीके से जानता हूँ, बिकॉज बहुत मुश्किल है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये कहना कि किसी को आप अगर नहीं जानते हो तो आप उसमें एंजल इन्वेस्ट कैसे करोगे, एंड देन आप उसमें वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस ही से शेयर कर सकते हो, जिससे कि लोग सीख सकते हैं। जो सीखना चाहेगा वो सीख पाएगा, जो नहीं सीख पाएगा वो मतलब पीछे रह जाएगा। तो वही मेरा कोशिश रहती है। मैं साल में मेरे ख्याल से हार्डली 2 एंजल इन्वेस्टमेंट से 3 एंजल इन्वेस्टमेंट करता हूँ आजकल। तो एंड वो सारे एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि आगे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जी, यहाँ पर एक सवाल बहुत बार लोग करते हैं, जैसे आप एज एन एंजल इन्वेस्टर आप जो एंटरप्रेन्योर है उन पर बेट लगाते हैं, या वो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो बिजनेस पे काम कर रहे हैं उस पर आप ज़्यादा भरोसा या उसको मतलब मेन मोटिव समझ के और तब फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो मेरे लिए एंटरप्रेन्योर का टिक सबसे पहला इम्पोर्टेंट है जी। हर एक लोगों का अलग हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए है कि वो एंटरप्रेन्योर एक तरीके से आपसे जुड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम लगता है कि उसकी सक्सेस भी थोड़ा सा हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है। आप करोगे नहीं करोगे उसमें आपको अपना भी बनाना पड़ता है व्यू पॉइंट कि ये सक्सेस हो सकता है नहीं हो सकता है। बट अगर वो एंटरप्रेन्योर टिक नहीं है तो वो सेकंड मेरे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। जी, ओके।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मोगलिक्स के बारे में जानने में। अंत में चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो भी अगर कुछ बिजनेस करने की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक जो भी एंटरप्रेन्योर मेरे को सुन रहे होंगे, मैं उन्हें सिंपल मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको रियली अंदर से है कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसकी कोशिश ज़रूर करें। 3 चीज़ों को उसमें सोच के करें कि पहला, टाइम लगने वाला है, किस्मत हमें टाइम आगे पता लगेगा, कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तीसरा, सक्सेस भी होगा, फेलियर भी होगा। अब उसमें ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों ही कई बार डेंजरस हो जाती है, क्योंकि लंबा सफ़र है। सक्सेस के साथ भी लोग कई बार फिर रियलाइज़ नहीं करते हैं कि सक्सेस फेलियर रात और दिन की तरह वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। और एंटरप्रेन्योरशिप अकेला तरीका नहीं है। कई बार लार्ज कंपनी में लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी काफ़ी अच्छा तरीका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, हमारे शो में आने के लिए, अपने कंपनी के बारे में बताने के लिए, अपने पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी बहुत सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात और एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।